छोटा पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। देखो, आज हम बात करेंगे, एक इक्वेशन होती है जिसको आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या आप कह सकते हो द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सर किसके बारे में? द्विघात समीकरण के बारे में, जिससे आप क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बहुपद के बारे में। बहुपद मीन्स क्या होता है? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है? देखिएगा, अब बात कर रहे होंगे किसकी? पोलिनोमियल की। पोलिनोमियल क्या होता है, तो इस बात को जरा ध्यान से समझना। पोलिनोमियल जो होता है वो होता है चर पद की घात। चर पद की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर पद की घात पूर्ण संख्या हो। पहली बात आपको समझनी है कि चर पद की घात आपके सामने क्या होने वाली है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, ये इस प्रकार के सारे मान क्या है बताओ? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या किसे कहोगे? 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक जाएंगे, तो ये सारे मान क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। बात समझ रहे हो? चर पद की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर सर पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं होगा, उसे हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते। अब पोलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है? विभिन्न पदों में होता है। इसकी बेसिक बात करें तो हम कह सकते हैं ax प्लस क्या होगा? bx। ax स्क्वायर प्लस क्या होगा? bx प्लस क्या होगा? c। ax क्यूब प्लस क्या होगा? bx स्क्वायर प्लस क्या होगा? cx प्लस क्या होगा? d। इस प्रकार से होगा ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 cx की पावर 2 dx प्लस क्या होगा? e। अब आप बताइए इसमें पावर कितनी है? 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारे पास इसमें चर पद की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है? 4 है। तो 1 होगी, घात 1 होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन, या कह सकते हो रेखीय समीकरण। ठीक है, इसे आप कहोगे लीनियर, क्या कहोगे? लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर कहोगे। इसे आप क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसे आप क्या कहोगे? क्यूबिक, मतलब त्रिघात। इसे आप बात करेंगे चतुर्थ, मतलब आप कहेंगे 4 घात होगी इसमें, है ना। क्लियर है? यहाँ से हम जो पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्या करने वाले हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बात समझ रहे हो? अब इससे पहले हम समझते हैं सर, चर घात की चर पद की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब इससे पहले कुछ बेसिक आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। देखो, बेसिक आइडेंटिटी क्या क्या पता होनी चाहिए? एक आपके पास क्या होता है? चर। एक क्या होता है? अचर। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे इनके बारे में सामान्य सी जानकारी। चर हो गया, बोलो क्या होगा? अचर। फिर क्या होगा? पद। फिर आपके पास क्या कहलाएगा? घात। चर, अचर, पद, घात। ठीक है। फिर हम बात करेंगे सर बहुपद, तो यहाँ पे पढ़ ही लिया, फिर दोबारा भी लिख लेंगे एक बार। बहुपद, व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक। फिर हम कह सकते हैं सर समीकरण। एक मान आपका होता है सर गुणांक। गुणांक को जिसे हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। फिर हम बात कर सकते हैं सर शून्यक। क्या होगा? शून्यक। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर इन बातों का हमें अच्छे से पता है तो हमारे को द्विघात समीकरण में दिक्कतें कम आएगी। यहाँ से बेसिक प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, वो भी आपका सोल्व हो जाएगा। राइट। अब बताओ चर क्या होता है? आप कहेंगे वो वैल्यू जिनके मान फिक्स नहीं होते, अर्थात आप कहेंगे x, y और z। बताइए ये वाला मान कौन होंगे? चर पद होंगे। वेरिएबल वैल्यू होगी कि नहीं होगी? जिनका मान किसी पर डिपेंड होता है, किसी अन्य पर क्या होता है? डिपेंड। जैसे x का मान आप विभिन्न परिस्थितियों में निकालेंगे तो 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है। अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग अलग अलग इनका मान आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल सोल्व किया, क्या उसमें आपने मूलधन को x मान लिया? क्या मूलधन का मान 350, 400, 500 ऐसा आ सकता है? आपने जब ब्याज पढ़ रहे हो तो ब्याज में आपने मूलधन, सॉरी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में तो क्रम मूल्य को क्या मान लिया? x। अगर आप ब्याज पढ़ रहे हो तो मूलधन को क्या मान लिया? x। क्या मूलधन का मान कुछ भी आ सकता है? हाँ कि ना। रेशियो में मान लीजिए आपने किसी धन को आपने x मान लिया, तो x का मान कुछ भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? इसका मान डिपेंड होता है। अब बात करेंगे सर ये एक्स वाई वाले वैल्यू, ये आप कह सकते हैं ए से लेकर जेड तक की जो वैल्यू होती है वो कुछ भी मानी जाती है, वो सारे के सारे मान क्या होंगे? वेरिएबल वैल्यू। कहने का अर्थ आप मूलधन को ए भी तो मान सकते हैं, मूलधन को आप पी भी तो मान सकते हैं, मूलधन को आप एक्स भी तो मान सकते हैं।
तो क्योंकि हमारी सामान्य अवधारणा x मानने की बन गई है, इसलिए हम x ही मानते हैं। वैसे कोई भी आपके पास वेरिएबल वैल्यू मान सकते हो, a से लेकर z तक के कोई भी मान सकते हो। अगर हम स्कूलिंग में ये पढ़ते हैं कि माना वो संख्या z है, माना वो संख्या z है, तो हमारी ट्यूनिंग में वो z आता कि नहीं आता? कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि x से उत्तर आएगा, z का उत्तर आ जाएगा, a का आ जाएगा, m का आ जाएगा, r का आ जाएगा, s का आ जाएगा। क्लियर है ना बात ऐसे? अब बताओ चर पद कौन से होते हैं? 5, 7, 11 इस प्रकार के मान कांस्टेंट। अचर पद कौन से होते हैं? जो कांस्टेंट होते हैं, अचर को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू। 5, 7, 11 जिनका मान फिक्स होता है उनका हमेशा ही मान क्या होगा? जैसे 11 है तो हमेशा 11 यूज होगा, किसी भी टॉपिक्स में देखेंगे तो इसका मान हमेशा ही क्या होगा? 11। फिर हम बात करते हैं सर पद की। किसकी बात करें? पद की। बताइए 4x प्लस क्या आ गया? 5। बताओ इसमें पद कितने हैं? 2। दो पद है कि नहीं? अब आप बताएंगे इसमें पद कितने हैं? 4xy। बोलो पद कितने हैं? आप कहेंगे एक पद है या दो है? ऐसा नहीं है कि इसमें एक दो तीन, नहीं, पद कितना है? एक। तो बताइए पद को डिफाइन करने के लिए, टर्म को डिफाइन करने के लिए प्लस और माइनस का होना आवश्यक है कि नहीं है? जैसे मैंने लिखा 4x माइनस क्या है? y प्लस क्या है? 5। तो बताइए साइन, अगर ट्रम बनानी है आपसे, एक से अधिक आपको ट्रम बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या आपको पता होना चाहिए? सर साइन का पता होना चाहिए, प्लस और माइनस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे। देखो 1, 2 और 3, क्या इस पद पूरे में कितनी ट्रम है? 3 है। आप कहेंगे सर 3 पद है, यहाँ एक पद है और यहाँ कितने पद है? 2 पद है। बोलो क्लियर? अब इसमें आप कहेंगे ट्रम भी दो प्रकार की होती हैं। आप मुझे बताओ इसमें दो पद है कि नहीं है? सर कितने पद है? दो पद। लेकिन दोनों पदों को अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, तो इसमें आपको ये नजर आ रहा है एक ट्रम तो ऐसी है जो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल ट्रम, चर पद। बताओ इसमें चर पद कितने हैं? टोटल पद तो कितने हैं? दो। चर पद कितना है? एक। अचर पद कितना है? एक। अचर पद भी एक ही है इसमें। अचर पद का मतलब कौन सा हुआ? 5 वाला एक। चर पद का मतलब है x वाला, या उसका कोफिशिएंट क्या हो? एक्स वाई जेड, या a से लेकर z तक का कुछ ही रहो। ये भी एक है, ये भी एक है। बताओ इसमें पद कितना है? एक है। और ये चर पद है, अचर पद इसमें नहीं है। इसमें बताइए पद कितने हैं? 3। लेकिन चर पद कितने हैं? वेरिएबल टर्म कितनी है? 2। और कांस्टेंट टर्म कितनी है? एक। और कह सकते हो आप लोग, क्या आप लोग पद बता सकते हो हाँ या ना? सर पद का हम यहाँ पे निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर? अगले पॉइंट पे जाते हैं सर, घात। बोलो किसकी बात करते हैं? घात। घात या पावर, घात या पावर, या इसे हम कोटि भी कहते हैं। सर क्या कहते हैं? कोटि। घात, पावर या कोटि। देखो दोस्त ध्यान से समझना, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि एक्स वाई प्लस क्या है? 5x प्लस क्या है? 7। याद रखना किसी भी व्यंजक में, किसी भी एक्सप्रेशन में, या किसी भी पोलिनोमियल में, या किसी भी इक्वेशंस में जो अधिकतम पावर होती है वही उसकी क्या होती है? कोटि होती है। अधिकतम पावर कितनी है इसकी? देखो एक। अधिकतम पावर किसकी? चर पद की या अचर पद की? चर पद की। चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? आपकी कोटि या घात कहलाती है। आप कहेंगे घात या कोटि किसे कहोगे आप लोग? आप कहेंगे घात या कोटि किसे कहोगे? चर की अधिकतम घात। चर की क्या होगी? अधिकतम, मैक्सिमम पावर। चर पद की मैक्सिमम पावर। चर की मैक्सिमम पावर होती है, वही आपकी क्या होती है? घात। घात या कोटि या डिग्री भी आप इसे कह सकते हो। तो भाई इसकी घात क्या हो जाएगी? आपका जवाब आएगा 2। क्या आएगा? 2। मैंने आगे आपसे कहा कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 3, बताइए इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री क्या इसकी? 3 हो जाएगी क्या? आपका जवाब आएगा सर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 4x³ x², y² प्लस में 11xy। बताओ इसमें पावर कितनी होगी? घात कितनी होगी? तो आपको लग रहा है कि सर इसमें घात कितनी होगी? 3। 3 होगी। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, घात जो निकालते हैं हम, इसमें होता क्या है कि जो घात, कोटि या जो पावर होती है उसको हम इस प्रकार से, या डिग्री भी जिसे कह सकते हो पावर को, आप ये देखिएगा गुणा में डिग्री क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। गुणा में डिग्री क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। याद रखना गुणा में जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। बोलो इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। यहाँ डिग्री जुड़ेगी, 2 और 2 कितनी होगी? 4। बोलो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2।
बताओ यहाँ एक और एक कितने हो गए? दो। अगर इस पद की, इस टर्म की डिग्री पूछे तो कितनी होगी? दो। इस टर्म की डिग्री पूछे तो चार, इस टर्म की डिग्री पूछे तो तीन। बताओ सबसे बड़ी डिग्री क्या है? चार। इसे ही तो क्या हम घात कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ठीक है, आप लोग अगले सवाल की ओर चलते, अगला पॉइंट समझते हैं। मैंने कहा 5x की पावर क्या लिखा? 5 प्लस एक्स वाई की पावर 3, वाई की सॉरी x की पावर क्या आ गया? 3। यहाँ पे आ गया प्लस में 11 x की पावर 3, y की पावर 2। ठीक है, माइनस 17 x की पावर 4, y की पावर 2। आप बताइए सबकी कोटि ज्ञात कर सकते हो क्या? आप सबकी डिग्री ज्ञात कर सकते हो क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल हम इनकी डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। इनकी जब डिग्री की मैं बात करता हूँ तो अलग अलग टर्म की अलग अलग डिग्री होगी। बोलो भाई, इसकी डिग्री 5, इसकी डिग्री, देखो इसकी डिग्री ज्ञात करने का ये कतई तरीका नहीं होगा। घातांक करने में इसका नियम अलग था, आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ती है। अभी इसको सोल्व नहीं कर सकते, डिग्री बताते समय क्या बताओगे? 4। इतना यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे पढ़ रहे हो, घातांक करनी पड़ रही है और वहां आप ले जाके इस बात को ऐसे रिलेट कर लोगे, सर आपने ऐसा भी तो बताया था। वो वहां पर बात क्या है? अलग लेवल पे जा रही होगी। 3 अरे कितने हो गए बताओ? 4। यहाँ कितना हो गया? 5। यहाँ कितना हो गया? बताइए इस पोलिनोमियल की, इस बहुपद की कोटि कितनी होगी? 6। आप ये कह सकते हैं इसकी जो घात होगी वो क्या होगी मेरे भाई? 6 होगी कि नहीं होगी? बोलो क्लियर है यहाँ से? कोई डाउट इसमें? नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं सर किसकी? व्यंजक की। व्यंजक से पहले बोलो क्या पढ़ोगे? बहुपद। एक तो क्या होता है? बहुपद, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। एक होता है आपका व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक, जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। एक होता है आपका समीकरण। क्या होता है? समीकरण, जिसे आप कहते हो इक्वेशन। ये आपका क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अब देखो कोई भी पोलिनोमियल होता है, जैसे मैंने लिखा 4x² प्लस क्या लिखा? 5। आप बताओ चर पद की घात क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए? चर पद की जो घात है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बताओ चर पद कौन है? फटाफट बताओ। एक्स। एक्स की घात क्या है? 2। क्या 2 पूर्ण वर्ग है? पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण संख्या, सॉरी। परफेक्ट स्क्वायर नहीं ज्ञात करना हमें, मतलब आपको बताना कि पूर्ण संख्या ज्ञात करनी। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर 1 2 3 4। ये आपका पोलिनोमियल होगा। मैंने कहा 4x की पावर 2/3 प्लस 7x की पावर 1/3 प्लस 10। बताइए क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या? बताओ। सॉरी, पूर्ण संख्या है क्या? नहीं। देखो आपको बताना इसकी घात कितनी है? 2/3। इसकी घात कितनी है? 1/3। ये बताओ किसके रूप में लिखा हुआ है? p/q के रूप में। ये पूर्ण संख्याएं नहीं है, ये परिमेय संख्या है। इसका अर्थ ये हुआ ये क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। कहने का अर्थ है अगर घात, ध्यान से सुनो, घात अगर बटा में आए, घात अगर पॉइंट में आए, घात अगर आप कहें सर किस में आए? बटा में आए, 1/2 आ गया, पॉइंट में आ गया, दशमलव में आ गया, या ये बटा वाला मानी तो रूट की वैल्यू को भी तो रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? तो उस वाली कंडीशन में वो क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद नहीं होगा। माइनस भी नहीं आना चाहिए, कहने का अर्थ है माइनस भी नहीं आना चाहिए कि माइनस भी पूर्ण वर्ग, पूर्ण संख्या नहीं है, वर्ग का नाम आ गया, सॉरी। आप कहेंगे सर माइनस भी क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। मैंने लिखा 5x की पावर 3 प्लस में रूट में 7x। बताओ क्या ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? यहाँ पे देखो x की पावर तो क्या है? 3 है, लेकिन इसकी पावर 1/2 हो गई। क्या इसकी पावर क्या हो गई? 1/2। इस वजह से ये पोलिनोमियल नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा 5x² प्लस में रूट में 7 और क्या लिख दिया? x। क्या ये पोलिनोमियल है? आप कहेंगे सर ये पोलिनोमियल है, ये एक बहुपद है, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है? 1, और इसकी कोटि कितनी है? 2। क्या दोनों ही घात, दोनों ही पावर, दोनों ही कोटि क्या आपके पास पूर्ण संख्या है? तो ये क्या हो जाएगा आपका सर? बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुपद। एक प्रश्न आपका एग्जाम में ऐसा ही पूछा गया है कि इनमें से चार निम्न में से बहुपद कौन सा है ना? आपसे पूछा जाए बहुपद कौन सा है, तो बताओ ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बहुपद होगा। अब हम बात करें सर किसकी? व्यंजक की। बोलो किसकी बात करें मेरे भाई? व्यंजक की बात करें। तो आप याद रखना जो शरत बहुपद में थी वो व्यंजक में नहीं होती है।
जो शर्त बहुपद में थी वो व्यंजक में नहीं होती है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखा 5x प्लस 10, क्या ये एक्सप्रेशन है? बोलूं क्या ये एक्सप्रेशन है? तो आप देखना कोई भी मान, कोई भी ऐसा मिश्रण आप कह सकते हो जहां पे आप चर और अचर पदों को एक साथ लिख दें, क्या वो सारे के सारे मान क्या होंगे? व्यंजक होंगे। लेकिन शर्त ये है वो इक्वेशन के रूप में ना हो, मतलब इक्वल नहीं लिखा हो, उनके बीच में साइन कौन सा नहीं आया हो, इक्वल नहीं आया हो, वो सारे मान क्या कहलाएंगे? आपके व्यंजक कहलाएंगे। जैसे भाई 7x - 10, बताओ ये व्यंजक है कि नहीं है? मैंने कह दिया x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 प्लस 5 x की पावर 1/3 प्लस क्या आ गया 10, क्या ये व्यंजक है? ये व्यंजक होने के साथ साथ ये बहुपद भी है। ये व्यंजक होने के साथ साथ बोलो बहुपद भी है, लेकिन ये व्यंजक है, ये बहुपद नहीं है। तो एक बात बताओ, जो बहुपद होते हैं वो सारे के सारे व्यंजक भी होते हैं कि नहीं होते? सभी बहुपद क्या होते हैं? व्यंजक होते हैं, लेकिन सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। ठीक है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने कहा रूट में क्यूब रूट एक्स है ना, प्लस में 5x² प्लस क्या लिखा 10। बताइए भाई क्या यहाँ पे x का, ये आप कहेंगे कि सर ये जो मान है क्या आपका ये व्यंजक होगा? व्यंजक होगा। अब सर समीकरण क्या होती है तो आप बताएंगे। इसमें इस वाली प्रोसेस में अगर इक्वल साइन यूज कर लिया जाए तो वो समस्त मान क्या कहलाएंगे? समीकरण कहलाएंगे। जैसे मैंने कहा x बराबर 5, बोलो एक समीकरण है कि नहीं है? इक्वल साइन यूज होते हैं, आपको कुछ नहीं सोचना है कि इसमें पद 2 है कि 3 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है या पावर 5 है। कितनी भी पावर हो, कितनी पावर नहीं हो, अगर इक्वल साइन यूज हो गया और उसमें वेरिएबल भी है और उसमें कांस्टेंट वैल्यू भी है तो वो मान आपका क्या कहलाएगा? बताइए क्या कहलाएगा? बताओ, समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? देखिएगा x² प्लस क्या लिखा 5x बराबर 0, क्या ये एक इक्वेशन है क्या? आपने कहा सर 4x² माइनस 3x प्लस वाई बराबर क्या लिखा मैंने? 0। अब देखो इसमें आपके एग्जाम में जो ज्यादातर इक्वेशन पूछी जाएंगी वो वन वेरिएबल से पूछी जाएंगी। जैसे x आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि y भी आ जाएगा, साथ आ सकता है, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो प्रश्न आते हैं मोस्टली वो किससे आते हैं? वन वेरिएबल से आते हैं। समझ रहे हो ना, एक ही वेरिएबल से आते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आते हैं, त्रिघात तक नहीं आते। 2 पावर तक ही आपसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। लीनियर से या क्वाड्रेटिक से आपसे प्रश्न पूछा जाता है सामान्यता। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई क्या? यहाँ से क्लियर है? बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है, क्या क्लियर हो गई क्या बात यहाँ से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास जो मान आ रहा है, आगे वाला मान जो है वो मैंने कहा सर कोफिशिएंट। बोलो क्या लिखा? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट या आप इसे कहोगे सर गुणांक। क्या बोलोगे? गुणांक। गुणांक क्या होता है? आपको पता है कि मैंने लिखा 4x² प्लस 5, बताओ x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर x² का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा? बताओ 4। सर x² का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे बोला मैंने कि 5x² प्लस 7x प्लस क्या है? 12। 5x² प्लस 7x प्लस क्या है? 12 बराबर, मान लीजिए मैंने आपसे ये इक्वेशन ले लो, चाहे इसमें पोलिनोमियल ले लीजिए, चाहे आप व्यंजक एक्सप्रेशन ले लीजिए, बात एक ही है। कोफिशिएंट आप बता सकते हो। बताओ x का कोफिशिएंट कौन होगा? 7। x² का 5 और अचर पद क्या होगा? 12 होगा कि नहीं होगा? बताइए x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 5। x का कोफिशिएंट क्या होगा? 7। अचर पद क्या होगा? 12। अचर पद या कांस्टेंट जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, आपने कहा x² का गुणांक 5, x का गुणांक 7, कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? 12। ये आपका क्या कहलाता है? कांस्टेंट, ये सॉरी कोफिशिएंट कहलाता है, गुणांक कहलाता है। मैंने एक बात लिखी 4x की पावर 3 y प्लस में 11 x की पावर 5 y की पावर क्या है? 4 प्लस में 17x² y में 2xy का भाग देने पर 2xy का क्या दिया जाए? भाग दिया जाए तो y³ का अचर गुणांक क्या होगा? y³ का अचर गुणांक
क्या होगा? आपसे प्रश्न में पूछा गया है सर वाई क्यूब का कौन सा गुणांक पूछा गया है? अचर गुणांक पूछा गया। अचर गुणांक क्या होगा? देखो भाई एक बात समझने की कोशिश करना, अचर गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है। वैसे गुणांक की बात करें तो कोफिशिएंट ही होंगे। जैसे देखो बात को समझना, मैंने एक्स स्क्वायर क्या कहा, वाई। अगर मैं y का गुणांक पूछूं आपसे, आपको ये बताया जाए कि y का गुणांक क्या होगा, तो सीधे तौर पर क्या बोलोगे भाई आप लोग? अगर मैं y के गुणांक की बात करता हूं तो आप कहेंगे सर y का गुणांक क्या हो जाएगा, 4x²। क्या हो जाएगा, 4x²। अगर मैं आपसे कहूं y का अचर गुणांक क्या होगा, बोलो क्या होगा, अचर गुणांक। अचर गुणांक का अर्थ ये होगा उसमें आप यहाँ पे वेरिएबल वैल्यू को शामिल नहीं करेंगे। आई भी है तो शामिल नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपको बताना होगा कि चर पद अचर की बात कर रहा है तो चर पद का जो दूसरा मान है उसको हम शामिल नहीं करें। देखो इसमें हम बात कर रहे हैं कि y का अचर गुणांक क्या होगा, यही बात है। तो y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो 4x²। लेकिन हमें x² से तो मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी चर है और ये भी क्या है, चर है। अचर 4 है कि नहीं है? तो बताओ y का अचर गुणांक क्या होगा, 4। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? अचर गुणांक पूछे तो उसमें अगर कोई चर गुणांक आया भी है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे, उसको हम हटा देंगे, बाय डिफॉल्ट ही हटा देंगे जब ऐसा पूछा जाए तो। अब भाई मुझे एक बात बताओ, किसका पूछा है, वाई क्यूब का अचर गुणांक पूछा है। अब मुझे एक बात बताओ, वाई क्यूब का आप कोफिशिएंट कब बता पाओगे, जब वाई क्यूब आपके पास आए। आए ना? आपने इस एक्सप्रेशन में देखा कि कहीं पर भी वाई क्यूब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। लेकिन भाई हमें बोला गया है कि इसमें 2xy का क्या देना है, भाग। जब 2xy का भाग देंगे तो ऊपर अगर 4 होगा तो 1y कटेगा, 3y नहीं बचे, y की पावर क्या बचेगी, 3। कहने का अर्थ ये हुआ कि y की जो पावर 3 है वो किस प्रकार से आएगी, इस पद में इसका भाग देंगे, इस पद में इसका भाग देंगे और इस पद में इसका भाग देंगे। तो फटाफट बताओ, अगर मैं इस पद में इसका भाग दूंगा तो यहाँ y बचेगा ही नहीं, इस पद में यहां भाग दूंगा तो क्या y की पावर 3 बचेगी क्या? यहाँ पे भी नहीं बचेगा। तो एकमात्र पद आपके पास क्या आएगा, 11x की पावर 5 y की पावर 4। डायरेक्ट देख लेंगे भाई 3 कहाँ से आएगा, ऊपर 4 होगा तभी 3 आएगा, ऐसे तो नहीं आ सकता है ना। तो 4 वाली टर्म को ही उठा लिया, बाकी टर्म को आपने नहीं लिया। क्योंकि 4 वाली टर्म को क्यों लिया आपने बताओ, क्योंकि यहाँ से 3 यहीं से आएगा अपने पास, हाँ या ना, 3 यहीं आएगा। ठीक है भाई, सारे लोग देखो 2xy, बोलो क्या y से y कैंसिल आउट हो गया, x से x क्या होगा, कैंसिल आउट। क्या बचा यहाँ पे, 11/2 x की पावर 4 y की पावर 3। अगर भाई मुझे दो बातें पूछी जाती है यहाँ पे, y क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जाता तो मेरा आंसर 11/2 x की पावर 4 आता। बोलो क्या आता, 11/2 x की पावर 4 आता, बोलो यही आता। अगर मुझे यहाँ पे y क्यूब का अचर गुणांक पूछा जाता है तो अचर गुणांक तो 11/2 ही होगा कि नहीं होगा। इस टाइप से एग्जाम में सवाल पूछा गया है, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, 11/2। समझ रहे हो ना? और ये इक्वेशंस में बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, कोफिशिएंट कैसे ज्ञात करने, हर एक विद्यार्थी को पता होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट गुणांक होता है। किसी का कोफिशिएंट नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है, एक होता है। एक सबका कोफिशिएंट होता है, एक सबका गुणांक होता है। कोई भी वैल्यू लिखोगे आप, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट वैल्यू, उसका गुणांक एक तो होगा ही होगा। बात क्लियर है यहाँ से? अब हम बात बस बताते हैं अगली, वो होती है आपकी शून्यंक की। क्या होंगी बताओ, शून्यंक। शून्यंक कह सकते हो, कई बार शून्यंक भी लिखा होता है। इसे कह सकते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। आप ये कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि 3x प्लस क्या है, 5, 3x+5 में आपको ये बताना है कि शून्यंक क्या होगा। इस बात का अर्थ ये होता है कि मैं चर मान की जगह कौन सी वैल्यू रखूं ताकि एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, है ना। आप कहेंगे सर ये एक्सप्रेशन क्या हो जानी चाहिए, जीरो होना चाहिए। चर पद x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, इसलिए हम x न कहकर हम क्या कह देंगे, चर पद की वैल्यू ऐसी रखिए ताकि पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए, शून्य हो जाए। या तो ऑप्शन से उठा के रख सकते हैं, चार ऑप्शन आएंगे, क्या रखें ताकि जीरो हो जाए, क्या रखें ताकि जीरो हो जाए, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका होता है, आप अपने माइंड में बाय डिफॉल्ट सोच लें कि सर जीरो बनाना है,
इसको 5 बनाना है, इसको क्या बनाना है 5। 5 बनाने के लिए 3 का तो क्या दोगे भाग, 5 से क्या करोगे गुणा, और वो किस में होना चाहिए माइनस में, तो माइनस का 5/3 आएगा कि नहीं, माइनस का 5 क्या आ गया 3। ये आप लॉजिकली थोड़ा सोच सकते हो। तीसरा तरीका नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे सर 3x + 5 बराबर क्या मान लो 0। अगर आप इसको 0 बना लोगे, 0 बराबर रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3x बराबर क्या आ गया मेरे भाई -5। x बराबर क्या आ जाएगा -5/3। बोलो हाँ या ना, -5/3। बताओ ये यहाँ रख दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 आएगा कि नहीं आएगा, और 0 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर, हाँ कि ना। चलिए भाई आगे मैंने लिखा सर 7x + 14, बताइए इसमें जो मान होगा वो क्या होगा, तो फटाक से आंसर -2 आएगा कि नहीं, -2 आएगा कि नहीं आएगा। ये -2 x का मान जो -2 आया वही आपका क्या हो जाएगा शून्यांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्यांक। बताओ आपको कोई शून्यांक पूछे तो क्या x बराबर -2 आएगा कि नहीं आएगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई, इतनी बात सबको क्लियर हुई, कोई डाउट इसमें सर नहीं है यहाँ तक। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जब भी हम पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसमें जितनी घात होती है उससे पद एक क्या होता है ज्यादा होता है, जितनी घात होती है उससे पद एक क्या होता है ज्यादा। जैसे आपने क्या लिखा ax + क्या लिखा b, बोलो डिग्री कितनी, बोलो फटाफट डिग्री कितनी। आप कह रहे हैं डिग्री किसे कहते हो, सर हम डिग्री को जानते हैं, चर पद की अधिकतम घात ही डिग्री कहलाती है। इसमें चर पद कौन है बताओ, यहाँ a और b कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखना a और b क्या है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। ये चर का काम नहीं कर रही है, अचर का काम करे, a और b यहाँ पे अचर पद का काम कर रही है, समझ रहे हो ना। वैसे है तो ये चर राशियां लेकिन काम किसका कर रही है, अचर राशियों का काम कर रही है, कौन a और b। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा माइंड में रखना इस बात को। अब बताइए पद कितने हैं, अगर आपसे ट्रम पूछी जाए तो ट्रम कितनी होगी, ट्रम या पद पूछी जाए तो मेरे भाई कितने होंगे 2। आप कहेंगे सर ट्रम कितने हैं 2, राइट। इसे हम क्या कह सकते हैं सर, डिग्री 1 है तो बताओ ये लीनियर होगी कि नहीं होगी बताओ, लीनियर पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा ax² + bx + c, बताओ घात कितनी 2, पद कितने 3, पद कितने 3, तो ये क्वाड्रेटिक होगी कि नहीं होगी बताओ। ठीक है अब मैंने लिखा ax³ + bx, है ना bx² + cx + d, बोलो घात कितनी 3, पद कितने 4, ये क्यूबिक होगी कि नहीं होगी बताओ, ये क्या होगी क्यूबिक होगी। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ाओगे तो आपको पता है अगर घात 3 होगी तो पद कितने होंगे 4, अगर घात 2 होगी तो पद कितने होंगे 3, अगर घात 1 होगी तो पद कितने होंगे 2, अगर घात 0 होगी तो पद कितने होंगे 1। समझ रहे हो ना, हाँ या ना सर, बिल्कुल पद क्या होंगे 1 होंगे। क्लियर है यहाँ से। जैसे मान लो मैंने 5 लिखा, बोलो क्या लिखा 5, तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो x⁻0 + 5, तो ऐसा कुछ लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है ना यहाँ पे, है ना 0 × x⁻0 + क्या लिखा जा सकता है 5। बोलो घात क्या है 0, लेकिन फिर भी पद तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, 5 वाला पद आएगा, ठीक है। इससे आप कह सकते हो कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्या कह सकते हो कांस्टेंट पोलिनोमियल कह सकते हो, फिक्स होता है इसमें, इसकी घात क्या हो जाएगी, चर पद की घात क्या होगी 0। हालांकि यूज नहीं है, केवल इतने बात। अब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि किसी, है ना, किसी पोलिनोमियल की घात जो है वो 8 है, तो बताइए इसमें पदों की संख्या क्या होगी। घात 8 है तो पदों की संख्या 9 होगी कि नहीं होगी। उल्टा भी पूछा जा सकता है, ये आरपीएससी ने कई बार सवाल को इस प्रकार से पूछा भी है। आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि अगर आप किसी बहुपद की, जो किसी बहुपद में पदों की संख्या 13 है, तो बताइए इस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, 12 होगी कि नहीं होगी। लॉजिक से समझ में आया क्या होगी कैसे होगी। वैसे आप नहीं समझ पा रहे होंगे लेकिन एक एक बात का आपको पता होगा तो प्रश्न बिल्कुल आपका क्या होगा आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। पिछली बार एलडीसी में तो यही पूछा गया था, इन्हीं में से 4 चीजें दी हुई थी, बताओ इसमें से इक्वेशन कौन सी है। तो एक बाकी तो ऐसे लिखी थी, एक एक्स बराबर क्या लिखा हुआ था 0, जहाँ इक्वल साइन होता है वही 0 होता है कि नहीं होता है, अरे इक्वल साइन होगा तो ही तो समीकरण होगी कि नहीं होगी, यही समीकरण होगी, बाकी तो समीकरण होगी नहीं। 4 ऑप्शन ऐसे थे, एक ऑप्शन ऐसा था, समीकरण ये होगी कि नहीं होगी बताइए। आसान आसान से सवाल भी आपके एग्जाम में, रेलवे में भी देखना आपको, एसएससी यहाँ से प्रश्न बिल्कुल कम पूछती है, बाई चांस से प्रश्न पूछती है, बाकी यहाँ से प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाते, या तो आपके स्टेट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं,
ठीक है। यह आपके यहाँ से रेलवे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। एसएससी इनसे बहुत दूर रहती है इन सवालों से, मतलब बहुत रेयर केस में एक आधा सवाल पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, अन्यथा एसएससी यहाँ से सवाल नहीं बनाती है। क्लियर है। अभी वेंडर चेंज हुआ है तो इन फ्यूचर जो हो वो हो। यहाँ पे ax ले लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, ax प्लस क्या है b। अगर मैं बात करूं चर की, चर राशि कौन सी इसमें x है, a नहीं है। a किसका काम कर रहा है, अचर पद का काम कर रहा है। a नहीं भी आया तो आप क्या मानते हैं उसकी जगह एक तो आएगा कि नहीं आएगा, तो एक क्या है, अचर पद है कि नहीं है। ये हमारी जनरल फॉर्म है, ये हमारी क्या है, जनरल फॉर्म है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म, ठीक है। क्लियर है यहाँ से, इतनी बातों का आपको पता लग गया, बोलो हाँ है ना। इतनी बातों का आपको पता लग गया। अब कुछ क्वेश्चंस करें, कुछ एक एक करके आप जवाब देना प्रश्नों का, ताकि आपको समझ में भी आएगी चीजें क्या है किस प्रकार से। आराम से सोचना, और जिसको तुरंत आ जाता है वो तो बोलेगा नहीं, सारे लोग है ना, तो कोशिश करना। 4x² प्लस 5x माइनस 10 में पद होंगे, में पद होंगे। पहले सवाल का जवाब बताइए आप लोग। पद होंगे 4x³ प्लस 3x² माइनस 7x प्लस क्या है 11। एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, समझना है आराम से, बिल्कुल बहुत अच्छे से। में चर पद कितने होंगे, चर पद होंगे, बोलो क्या होंगे, चर पद होंगे। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि चर पद कितने होंगे। क्या यहाँ से आप बता सकते हो इसमें चर पद कितने हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल यहाँ से हम बता सकते हैं कि इसमें चर पद कितने हैं। बोलिए इसमें चर पद कितने हैं, सॉरी इसमें पद कितने, इसमें चर पद कितने, 3। पद पद कितने, 4। पद तो 4, चर पद कितने, 3। अचर पद कितना, या आप माने एकदम आसान भाषा में समझना चाहें तो एक्स वाई वाले तो क्या होंगे, चर पद। वैसे टोटल देखो 1 2 3, टोटल टर्म पूछे तो 3। अब यहाँ पूछा गया टोटल कितनी, 4। पूछी कौन सी गई, चर। चर का अर्थ होता है वेरिएबल वैल्यू, वेरिएबल वैल्यू आपसे पूछी गई। एक्स वाला यूज होगा कि नहीं होगा, 1 2 3, तो बताओ कितने टर्म है यहाँ पे, 3। बात समझ में आई। ये सारे सवाल इस टाइप से आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आप देखिएगा, ध्यान से समझना। 4x² प्लस 9 है ना, प्लस 9x प्लस क्या है 5 में का निम्नलिखित में का पद है, का पद है। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 4x, दूसरा 9x, तीसरा है ना आपसे कह रहा है, तीसरा जो आपसे पूछा जा रहा है -5, चौथा आपसे कह रहा है -9x। बताओ इसका पद कौन सा है, इस एक्सप्रेशन का कौन सा पद है। तो बताओ 4x है क्या, नहीं है। 9x है क्या, नहीं है। -5 है क्या, नहीं है। कौन सा, -9x इसमें है कि नहीं है। तो बताओ ये इसका आंसर होगा कि नहीं होगा। ये प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन इनकी समरी आपको पता होनी चाहिए। इनकी जो आइडेंटिटी है, जो वर्ड्स का ज्ञान है, इनमें पूछना क्या चाह रहा है, कौन कौन सी टर्म है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब इनका पता होगा तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हो। क्लियर है यहाँ से, कोई डाउट इसमें नहीं। चले आगे प्रश्न पे। आगे देखो भाई, आपसे पूछा जा रहा है 9x² प्लस 10x माइनस 5 है ना, में x² का गुणांक होगा। x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक क्या होगा। क्या राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से, बोलो x² का गुणांक क्या आएगा, 9। आप ये कह सकते हैं x² का जो गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपके सवाल का क्या आएगा, आंसर। कर सकते हो आप इसे। अब हम बात करेंगे सर किस पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, द्विघात समीकरण पे, ठीक है। अब हम बात करें सर कौन सी इक्वेशन, द्विघात समीकरण। अब यहाँ से अपना पॉइंट स्टार्ट होता है, कौन सा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। इसकी एक फॉर्म होती है, आपको पता होगा सबको, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होगा, 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है, 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो हल होंगे कि नहीं होंगे भाई। स्क्वायर इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन है तो हल कितने होंगे, एक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हल कितने होंगे, दो।
क्यूबिक इक्वेशन है तो हल कितने होंगे, 3, है ना। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैसे वैसे हल भी क्या होंगे इनके, बढ़ते जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। अभी इक्वेशन कौन सी है बताओ, क्वाड्रेटिक है या दो घात वाला समीकरण पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिक बात करें तो कौन सा समीकरण पढ़ रहे हैं, दो घात वाला। चलिए भाई इसकी डिग्री क्या होगी बोलिए सारे लोग, डिग्री जो होगी वो क्या होगी, आप कहेंगे सर इसकी डिग्री 2 होगी, राइट। डिग्री कितनी होगी, 2। एक इसका मूल, दो मूल होते हैं, अल्फा और एक क्या होता है, बीटा। एक इसका अल्फा होता है, एक क्या होता है, बीटा होता है। बोलो क्लियर है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, एक बात और होता है इसमें, क्या यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है ना, माइनस माइनस बी, और क्या लिख दिया मैंने, x प्लस सी बराबर 0 लिख सकता हूँ। आपने कहा सर ये कैसे लिख दिया, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ से माइनस लिखा और अंदर भी क्या ले लिया, माइनस, बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब मैंने कहा डिवाइड करने पर, किससे, ए से, डिवाइड बाई ए, है ना, डिवाइड बाई क्या है, ए। मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई कितना, ए। इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया बताओ, ए से क्या कर दिया, डिवाइड। बात को समझना, इस पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, ए से। जैसे मैं ए से डिवाइड करूंगा, क्या आपको रिजल्ट सामने दिखाई देगा, ए से ए कट जाएगा। बोलो क्या बोला सर ने, ए से ए कट जाएगा, क्या काट कर दिखाएं, नहीं, ए से कट जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें भाग देंगे, बोलो क्या आया, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे गुणा में क्या आ गया, एक्स प्लस सी अपॉन ए। और इसमें अगर मैं जीरो में ए का भाग देंगे तो क्या जीरो ही हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, फटाफट बताओ सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपकी जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस, बड़े ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, एक्स स्क्वायर माइनस मैंने क्या लिखा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ क्या लिखा, रूट इनटू एक्स प्लस, यहाँ पे लिखा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। बोलो क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर क्या आ जाएगा, 0। कहने का अर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, x गुणा में x प्लस क्या आएगा, मूलों का गुणनफल। हिंदी में लिख सकते हो मूलों का गुणनफल, और मूलों का क्या होगा, योग, और मूलों का गुणनफल। भाई मेरे यहाँ कितना आ जाएगा, मूलों का योग, और यहाँ क्या आएगा, मूलों का गुणनफल। इतनी बात क्लियर है क्या सबको, बताएंगे सर बिल्कुल इतनी बात क्लियर है। अगर मैं इसकी तुलना करूं तो काफी बार हमारा सामना इस प्रकार के चीजों में हुआ है, जब हमें कंपैरिजन करना पड़ता है, तुलना करनी पड़ती है, यस या नो। तुलना करते हैं, आपको पता है, इस इक्वेशन की इस इक्वेशन से क्या करोगे, तुलना। जीरो आ रहा है उधर देखो, आ रहा है, इक्वल साइन आ रहा है, आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ क्या है, सम ऑफ रूट, यहाँ क्या है, माइनस बी अपॉन ए, एक्स आ रहा है, आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो आप कहेंगे सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट को हम क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट को भाई क्या कहते हैं, आप समझने की कोशिश करना, सम ऑफ रूट को हम क्या कहते हैं, बोलो सम ऑफ रूट को क्या कहोगे, माइनस बी अपॉन ए, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा। बोलो क्या कहते हो, अल्फा प्लस बीटा, राइट। फिर हम कहेंगे सर आगे देखो सारे लोग देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ रूट, है ना, सॉरी एक मिनट। अगर आप आगे वाली बात को देखते हैं तो आप कहेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है वो क्या होगा, सी अपॉन है, इसे हम क्या कहेंगे, अल्फा बीटा। बोलो क्या कहेंगे, अल्फा बीटा। क्या आप यहाँ से सम ऑफ रूट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट ज्ञात कर सकते हो क्या, आप दो बातें ज्ञात कर सकते हैं सर, सम ऑफ रूट और क्या ज्ञात कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट। इतनी बातें आपको क्लियर है यहाँ से, बोलो हाँ है ना, इतनी बातें सर हमें अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत। अब तो ए का जो मान होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा कि नहीं होगा, ए का मान किसका गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर। बी का मान, बी का जो मान कंपैरिजन करेंगे तो x का गुणांक क्या होगा, b का मान। अचर पद का गुणांक c का मान होगा कि नहीं होगा, या c जो है वो क्या होगा, अचर पद। b होगा वो क्या होगा, x का कोफिशिएंट। a होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बोलो हाँ कि ना। क्या आप पहली बात समझ पाए, मेरी पहली बात समझ पाए यहाँ से। अब आप कहेंगे सर मूल निकालने के दो तरीके होते हैं, किसी भी समीकरण के मूल निकालने के कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं सर, कौन से। एक तो आप कहेंगे फैक्टर करके, बोलो क्या करके, फैक्टर करके याद करेंगे, बात समझ में आ रही। एक आपने पढ़ा होगा श्रीधराचार्य विधि, बोलो श्रीधराचार्य, है ना,
श्रीधराचार्य विधि है ना। श्रीधराचार्य से भी हम क्या ज्ञात करते हैं, रूट ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं, है ना, अल्फा और बीटा। एक तो अल्फा और बीटा कैसे ज्ञात करेंगे, फैक्टर करके। एक कैसे ज्ञात करेंगे, श्रीधराचार्य विधि से भी हम अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करते कि नहीं करते। अब आपने सुना श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, बी स्क्वायर वगैरह ऐसे ऐसे लिखते हैं, है ना। अब इससे पहले एक बात और समझ लेते हैं, क्लियर यहाँ से। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है आप लोगों को सबको पता होगा, एक बार देखना। अभी आप देखो ये लिख रहे हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा सी बराबर क्या आ गया 0। सही है। मैंने ए से डिवाइड कर दिया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर क्या आ गया 0। अब भाई मैंने क्या कर दिया, यहाँ से 2 से गुणा कर दिया और 2 से क्या दे दिया भाग। क्या ऐसा कर सकता हूँ मैं, 2 से गुणा और 2 से क्या दे दिया भाग। बड़ी ध्यान से समझना आप लोग इस बात को, ठीक है। हम यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बोलो क्या लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन क्या लिखा मैंने 2a इंटू क्या लिख दिया x प्लस क्या लिखा c अपॉन a बराबर क्या लिखा 0। अब देखो ये 2ab का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, 2ab का काम कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमारे पास बी स्क्वायर चाहिए कि नहीं चाहिए। बी स्क्वायर की देखो ये ए मान लेता हूं तो ये बी का काम करेगा कि नहीं करेगा, तो इसका स्क्वायर भी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसका स्क्वायर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या मैं इसके स्क्वायर को एक बार जोड़ दूं एक बार क्या कर दूं घटा दूं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस में सी अपॉन क्या आ गया भाई ए। अब मैंने क्या किया, इसके स्क्वायर को जोड़ दिया, बोलो जोड़ा क्या हुआ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 4a स्क्वायर, क्योंकि ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। इंपोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने होगा, थोड़ी देर वेट करिए आप लोग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखो यहाँ तक क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब मैं जिसकी ओर इशारा करता हूं उसको आप गौर से देखेंगे, 1 बोलो 1 2 बोलो 1 2 3, बात समझ में आ रही। 1 2 3 किसका काम कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 2 3 के साथ समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का ये काम करने लग रहे हैं। बोलो बात क्लियर है कि ना। अब आप क्या इसको भाई ऐसा लिख सकते हो क्या, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बाकी पदों को मैंने उस साइड भेज दिया, उस साइड भेज दिया सर, उस साइड भेज दिया, क्या आया उस साइड बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, माइनस क्या आया सी अपॉन। क्या आप लोग इतनी बात समझ पा रहे हो, इतनी बात समझ पा रहे हो, है ना। अब मैंने इसको यहाँ लिख दिया, बाकी चीज को मैंने आगे बढ़ाया यहाँ लिखा। बोलो इधर क्या है, देखो x प्लस क्या है, x प्लस बी अपॉन क्या है 2a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर डिवाइड बराबर क्या यहाँ पे 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 4 स्क्वायर क्या आ गया आपके पास एलसीएम आ गया। बोलो क्या बचा बी स्क्वायर, क्या बचा बी स्क्वायर, और इधर माइनस क्या आ गया 4ac आएगा कि नहीं आएगा। अब ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा रूट बनेगा। एक्स प्लस बी अपॉन क्या हो गया 2a, ये रूट बना भाई, क्या बना रूट। बोलो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में क्या 4a स्क्वायर आ जाएगा। क्या कोई भी वैल्यू रूट से बाहर आती है तो आप बताइए क्या वो प्लस माइनस में आती है कि नहीं आती, वेरिएबल फॉर्म में होती है तो वो क्या होती है प्लस माइनस में आती है। आप बताओ यहाँ पे साइन जो आएगा वो प्लस माइनस का आएगा कि नहीं आएगा। अब आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं इस बात को, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं सर 4a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा 2a बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने इसको हटाया यहाँ से, या तो ये तो रूट में ही रहेगा क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है ना, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। यहाँ बताओ क्या 2a आ जाएगा क्या, बोलो क्या आ जाएगा 2a। हमें x का ही तो मान ज्ञात करना है, x के ही तो रूट होंगे। आप बताओ x बराबर क्या आ गया रूट में, बोलो क्या होगा रूट में, ये प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा यार। या तो प्लस का या माइनस का दो रूट होंगे कि नहीं होंगे, प्लस के और माइनस के, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस क्या आ जाएगा b बाई 2a।
अब बताओ ये माइनस का होगा तो b को हम माइनस में तो रखते हैं, इधर देखना x बराबर क्या लिखते हैं माइनस का b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। क्या यही श्रीधराचार्य विधि होती है क्या? यही श्रीधराचार्य विधि होती है। आई कैसे बात समझ में आया आपको, है ना? आपको पता लगा श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, x बराबर बी माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या आएगा 2। इसके दो रूट होते हैं, एक प्लस का और एक किसका होता है माइनस का, एक प्लस का और एक माइनस का। एक अल्फा होता है, एक क्या होता है बताओ बीटा होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? एक तो सर अल्फा होता है, एक क्या होता है बीटा। इसके दो रूट होते हैं, समझ में आ रही? अब इसको देख लो, आप बड़े ध्यान से देखेंगे। अगर आप अल्फा के साथ प्लस लोगे तो बीटा के साथ क्या लेना पड़ेगा माइनस। अल्फा बीटा से कट जाएगा, माइनस बी अपॉन बी माइनस का बी माइनस का बी माइनस का 2b अपॉन 2a हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, बताओ b माइनस ए आए, b बटा माइनस का b बटा ए आएगा कि नहीं आएगा? जो कि आपने यहाँ रखा, देखो इधर देखना आप लोग, यहाँ पे रखा ना माइनस का b बटा ए। रूट वाली वैल्यू से रूट वाली वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, b कितनी बार आया 2 बार, और बटा में 2a आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, माइनस बी अपॉन 2 आएगा, माइनस बी अपॉन क्या आया a। समझ में आ रहे? फिर दोबारा आप पढ़ेंगे तो आप क्या कहेंगे, एक प्लस का और एक क्या है माइनस का, गुणा करेंगे तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट में स्क्वायर करोगे तो आप बताइए नीचे क्या आ रहा है 4 है ना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, आप देखना ध्यान से, 4a से 4a क्या हो गया, सॉरी ए स्क्वायर आ रहा है नीचे, और ऊपर क्या आ रहा है 4ac आ रहा है ना। 4a से 2a स्क्वायर की अगर आप बात करेंगे तो 4a स्क्वायर आ गया, कट जाएगा, बताओ c अपॉन क्या बचेगा a। इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, वहां से भी प्रूव कर सकते हैं, किसको बताओ, अल्फा और बीटा का मान। अल्फा बीटा का मान यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हो और वहां से भी आप ज्ञात कर सकते हो। इतनी बात समझ में आई आपको? इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक क्या होता है बीटा। गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं, श्रीधराचार्य विधि से सोल्व करते हैं। श्रीधराचार्य विधि क्या होती है? आप कहेंगे सर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए उसके दो मूल होते हैं, जो दोनों मूलों को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, श्रीधराचार्य विधि से एक अल्फा का मान आता है और एक बीटा का मान आता है। यहाँ से देखिएगा, प्लस रखोगे अल्फा का मान, माइनस रखोगे बीटा का मान। बोलो क्लियर है यहाँ से? कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? नहीं सर यहाँ तक क्लियर है ना? इतनी बात आपको समझ में आई क्या बताओ, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ इतनी बात क्लियर है, ऊपर से तो नहीं जा रही बात? ठीक है, ये प्रूफ किया, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से भी इस बात को हटा सकते हो, है ना? इसको डायरेक्ट रट लो तो भी आपका काम बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। अब देखो एक बात, इसका जो पहला ही प्रश्न है वो आप लोग समझने की कोशिश करना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर क्या आ गया 0। अल्फा और बीटा इसके दो मूल है, अल्फा और बीटा इसके क्या है मूल है, दो क्या है मूल, एक अल्फा इसका मूल है, एक बीटा इसका क्या है मूल है। बात क्लियर है? अल्फा और बीटा इसके दो क्या है मूल है मेरे दोस्त, ठीक है? अल्फा भी इसका मूल है और बीटा भी इसका क्या है मूल। सबसे पहले बताओ ए का मान आएगा क्या? बोलो भाई ए का मान। आर्मी वालों को ढंग से पढ़ना है, एक प्रश्न इसका आता ही आता है आर्मी एग्जाम में, है ना? ए का मान कितना होगा 1, बी का मान साइन के साथ लेना होता है मेरे भाई, इनको साइन के साथ यूज करना होता है, ठीक है? सी का मान कितना हो जाएगा वो, क्या एबीसी के मान आ गए क्या? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा फटाफट बताओ, माइनस माइनस बी अपॉन ए। बताओ माइनस का मान या माइनस रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो क्या आया 4। समझ में आया 4 कैसे आया? ये माइनस का था, ये माइनस का 4/1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसका मान क्या हो गया 5/1, 5/1 को क्या कह सकते हो 5 कह सकते हो। बोलो क्या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का मान ज्ञात कर सकते होगा? मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आप फाइंड कर सकते हैं। मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों बातें आप बता सकते हो, मूलों का योग क्या होगा, मूलों का गुणनफल क्या होगा। क्लियर? चलिए एक सवाल और करते हैं, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 11 बराबर 0 हो तो अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करो। अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करो। सॉरी, अल्फा बीटा का मान ज्ञात नहीं होगा, अल्फा और बीटा तो इसके क्या है मूल है, अल्फा और बीटा तो इसका क्या है मूल है। आपसे बताना है अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करो, है ना भाई? और आप क्या ज्ञात करो, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करो।
इनका प्रोडक्ट और इनका सम दोनों ही बातें बताइए, फटाफट बताओ। देखिए 3 और क्या हो जाएगा? देखो भाई, सबसे पहले आप ए का मान ज्ञात करोगे, फिर बी का, फिर सी का। ए का मान ए, बी का मान, सी का मान, ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान -3 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा 11। आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा मेरे भाई? -3 प्लस का 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? क्लियर है यहाँ से? इतनी बात सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से हम ऐसे ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अब एग्जामिनर क्या पूछता है आपसे, इसमें एक चीजें थोड़ी बढ़ाकर पूछता है सर, वो कैसे? अल्फा सॉरी, आपसे पूछा गया x² प्लस 4x माइनस क्या है 3, है ना, बराबर क्या है 0। अल्फा और बीटा इस समीकरण के क्या है? दो मूल हैं, तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पूछा जाए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछा जाए, इस टाइप से आपको सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। अब भाई एक बात आप मुझे बताओ जरा। सर क्या बताएं? देखो ध्यान से, इसका मान कैसे ज्ञात करें? तो आपने कभी सुना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात किया था हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ऐसा ही होता है क्या? आपने कहा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो भाई देखते हैं। मुझे बताओ सबसे पहले आपको ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस का, अल्फा बीटा माइनस का। बोलो बात समझ में आई क्या? इतना काम कर सकते हो? इसका मान ज्ञात करना हो तो याद रखना, अगर याद नहीं हो तो अल्फा प्लस बीटा है वो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा, ये वाला इसका मान हो जाएगा, ये वाला मान इसका हो जाएगा। देखो ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आएगा? बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो ये क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्लियर है क्या? अब मेरे भाई क्या इसका मान आपके पास है? कितना है? 4। -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, सही है। माइनस बोलो 2 इंटू माइनस का 3, 3 दूनी 6 प्लस का बोलो क्या हो जाएगा? 22। 16 और 6 कितने हो गए? 22। क्या 22 सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा? कर लोगे आप ऐसा? ठीक है, बाकी की बात करेंगे हम अगली क्लास में। एक बार इनको उतारो आप, है ना।